प्यारे दोस्तों, आज हम देख रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र जो आपका प्रारंभिक हिंदी का है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं, जो कि 2023-24 के लिए जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा। 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने हिंदी का जो प्रश्न पत्र है आपका, अगर आपने हिंदी नहीं देखा है तो हिंदी देख लेना। प्रारंभिक हिंदी में से भी क्वेश्चन ऐसा आते हैं आपके पास में। तो हिंदी का प्रश्न पत्र हमने सॉल्व कर दिया है। साथ ही साथ जो है आपका इंग्लिश वाला पेपर, तो इंग्लिश का पेपर भी हमने पूरा कंप्लीट सॉल्व करके दे दिया है। सारा का सारा सॉल्यूशन कंप्लीट है। एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर हमने आपको दे दिया है, और एसएसटी का जो है 3D एनिमेशन भी हमने बनाया हुआ है। तो 3D एनिमेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, और उसको देखने के बाद ना आपको 3D एनिमेशन जो एसएसटी का चैप्टर है, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था और भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया था, ये दोनों चैप्टर मैंने बेहतरीन तरीके से हिंदी के माध्यम से समझाया है और सारे चित्रों के माध्यम से समझाया है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई कुंजी कोई गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो भी आपके सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि आप प्रारंभिक हिंदी देख रहे हैं, और विज्ञान का पेपर है वो भी हमने सॉल्व किया हुआ है, मैथमेटिक्स का पेपर है वो सॉल्व किया हुआ है, कंप्यूटर का, चित्रकला का, ये सारे पेपर्स जो है हमने सॉल्व किए हुए हैं। और जो आपका पेपर रहेगा ये 70 अंकों का रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है आपको दो खंड मिलेंगे। खंड अ मिलेगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, और खंड ब जो है इसमें आपको जो है वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर हमें देने होंगे लिख करके, और खंड अ जो है इसमें केवल हमें OMR शीट पर भरने होंगे, और 20 प्रश्न जो है खंड अ में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको प्रश्न पत्र में सब कुछ इस तरह से मिलेगा जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। तो इनको बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है, और सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सारे सॉल्यूशंस को हम देखेंगे, और जितने भी आपके प्रश्न पत्र है सभी के कंप्लीट पूरे के पूरे सॉल्यूशंस जो है आपको दिए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि सारे विद्यार्थी जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशंस का वेट कर रहे हैं, और कंप्लीट सॉल्यूशंस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर कोई जो आपको ऐसा लगता है कि विषय अवेलेबल नहीं है, तो वो विषय जो है आज ही अवेलेबल कराया जा रहा है। तो सारे विषय को अवेलेबल कराया जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो है निर्देश दिए जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठलुआ क्लब किस विद्या की रचना है? सभी को आंसर्स पहले से ही सोच लेना है, हम आंसर्स जो आपको बताएंगे आपने क्या सोचा है वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ठलुआ क्लब यानी कि खंड अ की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 20 मिलेंगे, और 20 अंक यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठलुआ क्लब जो है ये निबंध विद्या की रचना है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया जय पराजय किसका नाटक है? जय पराजय जो नाटक है ये उपेंद्र नाथ अश्क का है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल जो है नाम से झलक रहा है, तो ये शुक्ल युग के लेखक हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक उपन्यासकार कौन है ये आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फंडीश्वर नाथ रेणु। फंडीश्वर नाथ रेणु जो है ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो क्या है? तो सन 1918 से 1936 तक का जो युग माना जाता है, इसको शुक्ल युग की समावधि या समय अवधि माना जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया है आपसे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता नहीं है? किस युग की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ये विशेषता जो है रीतिकाल की नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये जो आपको जो चीज है आपको बताना है किस चीज की विशेषता नहीं रही है, सॉरी, किस किस युग की विशेषता रही है, तो ये रीतिकाल की विशेषता रही है। ठीक है, रीतिकाल दे दे या फिर आपको आदिकाल दे दे तो भी आपको आंसर में टिक कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सातवां, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद जो है ये छायावाद युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आठवें प्रश्न की बात करें, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? प्रकृति की मानवीकरण जो है ये छायावाद की मुख्य विशेषता रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें निर्जा किसकी रचना है? निर्जा जो है किसकी रचना है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का ये रचना है, बहुत ही विख्यात रचना है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट जो है चक्रपाणी में समास है, चक्रपाणी में कौन सा समास होगा, तो इसमें बहुव्रीहि समास जो है आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। हमारा उत्तर जो होगा, विकारी शब्द के जो है 4 भेद होते हैं। आपको को बताना है 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, विकारी शब्द के ये 4 भेद होते हैं। आगे के प्रश्नों की बात हम करते हैं। आगे का जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कमल का पर्याय है, कमल का पर्याय आपको बताना है, कमल का पर्याय आपको बताना है। तो कमल का पर्याय जो है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कमल का पर्याय का आंसर आपने सभी ने अंदाजा तो लगा लिया होगा मेरे हिसाब से, और इसमें कोई कमी भी नहीं होगी, और जो आंसर आपने सोचा होगा बिल्कुल सही होगा। तो कमल का पर्याय का अर्थ जो है यहाँ पर हम बोलेंगे, बताएंगे, वो क्या होगा, ये देखिए ध्यान से, और आपको टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कमल का पर्याय जो है वो होता है सरसीज, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, पराधीनता का विलोम जो है वो क्या होता है, तो पराधीनता का विलोम जो शब्द होगा, अपोजिट शब्द जो होगा वो होगा स्वाधीनता। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, चौराहा का तत्सम है, चौराहा का तत्सम क्या होगा, चौराहा का तत्सम जो है चतुष्पथ होता है, चतुष्पथ होता है, ठीक है। चौराहा का विलोम जो आपको पूछा गया है, चौराहा का तत्सम क्या होता है, तो चौराहा का जो तत्सम होता है वो चतुष्पथ होता है, ध्यान रखना है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करपट का तद्भव है, करपट का तद्भव क्या होता है ये आपको बताना है। करपट का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। तो कपड़ा जो है इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, उसके द्वारा लिखा जाएगा में वाच्य है, तो उसके द्वारा में लिखा जाएगा, वाच्य जो है भाववाचक है, ठीक है, भाववाच्य है, इसमें भाव दिखाया गया कि उसके द्वारा लिखा जाएगा। तव्य में विभक्ति और वचन है, तव्य में जो है सप्तमी विभक्ति और एक वचन है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे त जो है पूरा नहीं आएगा, आधा त आएगा, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर आपको वाक्यों के भेद बताने हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं, उनके भी बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। 8 भेद कौन कौन से होते हैं, सभी ने अंदाजा लगा लिया होगा। तो 8 भेद आपको पता होना आवश्यक है। तो अर्थ के आधार पर जो हमारे 8 टोटल भेद होते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो 8 भेद जो है वो हमें याद रहना चाहिए, और कौन कौन से भेद होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और उनको आपको समझाना भी होगा। तो वाक्य के जो अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका विधानवाचक वाक्य आता है, निषेधवाचक वाक्य आता है, आज्ञावाचक वाक्य आता है, और विस्मय आदि वाचक वाक्य भी आता है। साथ ही साथ प्रश्नवाचक वाक्य भी आता है, और संकेतवाचक वाक्य भी आता है। इसके अलावा 7वां जो है संदेहवाचक वाक्य भी आता है, और 8वां जो है इच्छावाचक वाक्य भी आता है। तो इस तरह से 8 जो है अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के भेद होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये खंड आपका बी प्रारंभ होता है, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न है, और 50 अंकों का ये जो है खंड रहेगा आपका। 50 अंक आपको हासिल करने होंगे। पहला जो क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश को पढ़ करके जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो रोहतास दुर्ग वाला जो है यहाँ पर एक आपको पद्यांश दिया गया, गद्यांश दिया गया है। इस गद्य को पढ़ने के बाद में जो है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है ये देखिए, और जितने भी प्रश्न पत्र हैं इनके पीडीएफ लिंक जो है मैंने एक ही लिंक दी है, उसको पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक लिंक दी गई है पीडीएफ की, सीधा आप खोलेंगे तो आप चाहें कोई भी विषय डाउनलोड करना चाहें, सारे विषय आपके सामने आ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, आंसर पीडीएफ की बात करें, अगर आपको आंसर पीडीएफ पूरा का पूरा जैसा आप ये आंसर पीडीएफ देख रहे हैं, तो ये आंसर पीडीएफ को आप प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के अलावा फ़ोन ना करें, अन्यथा आपका नंबर जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है, अगर किसी को ध्यान नहीं है, किसी ने ध्यान नहीं दिया है, तो मैं आपको बता दूं, 84690225
568, ये व्हाट्सएप नंबर जो है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू आंसर पीडीएफ प्राप्ति हेतु। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में जो है आपको बताना है कि ये गद्यांश जो है आपको सामने जो लिखा गया है, ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है और ये गद्यांश का नाम क्या है, किस चैप्टर से लिया गया है, साथ ही साथ इस गद्यांश के लेखक कौन है। बस इतना ही बताना होता है। तो हम बताएंगे गद्यांश का संदर्भ जो है, प्रस्तुत गद्यांश या गद्या अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धत है या लिया गया है। इसके लेखक जो है छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, या आप लिख सकते हो इसके लेखक जो है श्री जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये आप इतना आंसर लिखोगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश आपको दिखाई दे रहा है कि रेखा जिसके नीचे लिखी गई है या लगाई गई है, ये रेखा जो है इसी अंश की आपको व्याख्या करनी है। तो श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि रोहतास राजप्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को देख रही है। विधवा ममता का यौवन भी सोन नदी के प्रवाह के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा था। भरी तरुणाई यानी जवानी में विधवा हो जाने के कारण उसका मन जो है दुख से भरा था। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों से दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे और राजप्रसाद की समस्त सुख सुविधाएं उसे कांटे की भांति जो है कष्ट पहुंचा रही थी। कोमल बिस्तर पर शयन भी उसे कांटों की शैया के समान जो है प्रतीत हो रहा था। जो कोमल बिस्तर था उस पे सोना भी जो है ना उसको कांटों जैसा ही लग रहा था। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया, इसमें पूछा गया उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। अब इस गद्यांश के अनुसार बताना है तो सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार स्वरूप हो जाता है, यानी मतलब वो समझती है कि ये मेरे ऊपर भार है। इसी कारण से हिंदू विधवा को तुच्छ और निराश्रय प्राणी कहा गया है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसमें अथवा पाठ भी आपको देखने को मिलेगा, एक और गद्यांश देखने को मिलेगा जिसका आंसर आप दे सकते हैं। यहां पर ये गद्यांश है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनवावे चाहे देवता। तो ये इस तरह का ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में अंडरलाइन जो आपको शब्द दिख रहा है इसका जो हमें बताना है अर्थ जो है, और बाकी उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से जो है अवतरित है या लिया गया है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो ये अंश जो है इसकी व्याख्या हम इस तरह से कर देंगे। लेखक कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकल करके सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तो उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उसे इच्छा अनुसार रूप दिया जा सकता है। जब तक तपानी नहीं हम आग में पकाते तब तक हम उसको कैसा भी बना सकते हैं। उसी प्रकार जब तक हमारे स्वभाव और विचार में दृढ़ता नहीं होती तब तक हमारे आचरण को मन चाहे रूप में ढाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हम अच्छी बातों का अगर हमारे पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवताओं के समान सम्मानीय बन जाते हैं, और बुरी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हमारा जो आचरण है वो राक्षसों के समान जो है घृणित और नीच भी हो सकता है या हो जाता है। इसका तीसरा जो प्रश्न इसमें पूछा गया है, हमें किन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। तो हमें मतलब किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें किन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। तो लेखक के अनुसार दो प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी हर बात हमेशा बिना विरोध के माननी पड़ती हो, ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, साथ नहीं रहना चाहिए। और ऐसे लोग जो सदैव हमारी बात को ही महत्व प्रदान करें या ऊपर रखें, इन लोगों के साथ भी हमें नहीं रहना चाहिए। भाई तू बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, ऐसे लोगों के साथ भी हमें नहीं रहना चाहिए या साथ नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, अब यहाँ पे पद्यांश है। पहले तो हमने गद्यांश देखा, अब कविताओं का जो है छोटा छोटा पोर्शन आएगा, तो दो इसमें अथवा भी आएंगे। तो पहला हम देखते हैं मेन प्रश्न। ऊधो मन
भयो 10-20। अब ये वाला जो है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ठीक है, और इसमें जो है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में हम कवि का नाम बता देंगे। हमारी जो ये कविता है ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद शीर्षक से उद्धत है, जो कि सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं, ठीक है। सूर सागर तो इनकी बहुत बड़ी जो है रचना है, जो कि आप देख रहे हैं सूर सागर से लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। आगे बढ़ते हैं, रेखांकित अंश का भाव जो है स्पष्ट करना है। तो ये रेखांकित अंश ये है, इसका भाव क्या होगा। तो गोपियां उद्धव जी से कहती है कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवत यानी कि मर सी गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा से चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। ये जो है उस रेखांकित अंश है, उसकी व्याख्या है। उपयुक्त पंक्तियों की भाषा एवं छंद लिखिए। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त पंक्ति जो हैं ऊपर ली गई, जो पंक्तियाँ आपने देखी है, जो आपको कविता दी गई है, उसमें भाषा जो है सरल है और सरस भी है और मधुर ब्रज की है। और इसमें छंद जो है ये गेय पद का है, ठीक है। इसके अथवा पाठ में जो है आपको फिर से एक और कविता दी गई है और इस कविता के माध्यम से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको बताएंगे और साथ ही साथ जो ये रेखांकित अंश छोटा सा जो है इसकी भी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले उपयुक्त पंक्ति का संदर्भ लिखना है। तो इस पंक्ति का संदर्भ जो हम क्या बताएंगे कि प्रस्तुत अवतरण तुलसीदास जी की कवितावली के वनगमन प्रसंग से उद्धत है या लिया गया है, ठीक है। और रेखांकित अंश की जो व्याख्या है हम इस प्रकार कर देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम बधुए सीता जी को घेर कर एक और बैठे हुए श्री राम के विषय में हास्य करते हुए यानी कि मजाक करते हुए उनसे प्रश्न पूछ रही हैं, हे सखी तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं, यानी कि राम तुम्हारे कौन लगते हैं। इसका जो है छोटा सा जो ये पोर्शन है इसका ये भावार्थ है, यानी कि इसकी व्याख्या है। बाहु विशाल विलोचन लाल में कौन सा अलंकार है। तो बाहु विशाल विलोचन लाल में जो है यहाँ पे ब की आवर्ती हो रही है। आप देख रहे हैं एक ही शब्द जो है एक ही शब्द की आवर्ती हो रही है। तो इसमें आ जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ जो है आपको हिंदी में अनुवाद के साथ में लिखना है। तो यहाँ पर ये है आपका जो पैराग्राफ छोटा सा संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, इसका संदर्भ बताना है यानी कि कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से जो है उद्धत है या लिया गया है। अब इसका अनुवाद कर देंगे हम हिंदी में, इसमें क्या बताया गया है। तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार भी किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ और देश विदेशों में सभी जगह पसंद की जाती है और यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। तो ये हो गया इसका हिंदी में अनुवाद। आपको अथवा पाठ भी देखने को मिलेगा। अथवा पाठ इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपका जो है यहाँ पर पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। इस पैराग्राफ के हिसाब से इसका संदर्भ लिखना है और अनुवाद कर देना है। तो सबसे पहले संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से जो है लिया गया है या उद्धत है। अनुवाद जो है हम इस तरह से कर देंगे, यह कर्म में संलग्न रहने वालों कर्मवीरों की संस्कृति है, यानी कि जो कर्म से जुड़े रहते हैं उन कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ पर कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, यह इसकी घोषणा है। पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर निरंतर काम करना ही हमारा जो है प्रधान कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। ये इसमें लाइन बताई गई है। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं, भक्त नहीं हैं। हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय हैं जब हमारे आचार विचार में भारतीय संस्कृति दिखाई दे। हम सब चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले। तो ये अनुवाद जो है इस तरह से होगा। इसके बाद
प्रश्न नंबर 3 देखिए, जिसमें आपका ख खंड है। इसमें आपने प्रश्न में आपने देखा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये प्रश्न का आपका प्रश्न नंबर 3 का क खंड है और इसके बाद में जो है ख खंड है। तो आपको क भी करना होगा, ख भी करना होगा। इसमें ऑप्शंस मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे श्लोक मिलेंगे, इनका संदर्भ भी लिखना है और अनुवाद भी करना है। अंक वही रहेंगे जो आपको अंक पहले वाले मिले थे, यहाँ पे भी अंक वही मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया वाला जो है आपको बताया गया है। इसमें संदर्भ लिख देंगे हम। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से जो है लिया गया है या उद्धत है। अनुवाद जो है बहुत छोटा सा होता है श्लोक का, तो श्लोक का अनुवाद आपको लिखना है। सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, यानी कि सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, और कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। अथवा में इसका पाठ दिया गया है मरणम। तो इसमें जो है आपको बताना है इसका संदर्भ। संदर्भ जो है आपको प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से जो है लिया गया है। अनुवाद हम कह सकते हैं यहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है। जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण कहलाता है या आभूषण है। जहाँ कौपीन यानी कि लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है। वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है, उसकी समानता किससे की जा सकती है, तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं की जा सकती है। तो इसका अनुवाद हो गया। इसके बाद चौथा जो प्रश्न है, इसका क पार्ट देखिए। इसमें जो है आपको रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद के बारे में जो है इनका जीवन परिचय देते हुए उनकी एक जो है प्रमुख रचना का नाम लिख देना है, उल्लेख कर देना है। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताया है और इसकी रचना जो है वो हो जाएगी आपकी चिंतामणि। इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया है, इनकी रचना हो जाएगी भारतीय शिक्षा। और जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया है, ये हो जाएगी ध्रुव स्वामिनी, इनकी रचना। ये जो है आपकी ये लेखक हैं, ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है लेखक की बात की गई है। और अभी नीचे जो इसका अगला जो इसका पार्ट आएगा, जो ख पार्ट है चौथे नंबर का, इसमें जो है कवि की बात होगी। तो कवि का जीवन परिचय देना है, उनकी रचना बतानी है। तो तुलसीदास है, सूरदास है, सुमित्रा नंदन पंत है। तो तुलसीदास के बारे में बताते हुए उनकी एक रचना बता देंगे हम, रामचरितमानस। उसके अलावा सूरदास की जो उपलब्धियां हैं उनको हम समझाते हुए उनका एक रचना बता देंगे, सूरसागर। इस तरह से सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बताते हुए उनकी एक रचना बता देंगे, ग्राम्या ग्राम्या। नेक्स्ट जो पांचवा प्रश्न है, दिए गए संस्कृत प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। संस्कृत प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं। पहला प्रश्न जो है, भारतीय संस्कृते कह दिव्य संदेशः अस्ति। तो यहाँ पर जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं, सर्वेषां मतानां संभवाः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृत दिव्य संदेश अस्ति। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, वाराणस्य याम कति विश्वविद्यालय संति। तो आपको बताना है कि इसमें जो है संस्कृत विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठ जो है इसमें है, ये सारे के सारे हैं, तो इसको आपको बता देना है। विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी। तो कौन सी वो नगरी है, तो वाराणसी है, ये हमें बता देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उसका उदाहरण देना है। तो हास्य रस क्या होता है उसका जो है आपको परिभाषा बतानी है, समझाना है। उसके बाद उसका उदाहरण लिखना है। उदाहरण आपको जो है कोई भी आप लिख सकते हैं और स्पष्टीकरण आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो स्पष्टीकरण को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उदाहरण आपको अवश्य लिखना है। नेक्स्ट जो है इसमें उपमा अलंकार की परिभाषा लिख करके एक उदाहरण देना है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा बहुत ही सिंपल सी होती है, सब कुछ हमने करवाया हुआ है पहले से। ये जो है आपका अलंकार कोई सा भी हो, ये सारे करवाए हुए हैं, ठीक है। और रस भी सारे करवाए हुए हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो उनको देख लेना। तो अलंकार की परिभाषा आपको लिखते हुए इसका उदाहरण दे देना है और इस उदाहरण को जो है एक्सप्लेन जरूर करना है। नेक्स्ट जो है इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग पार्ट, इसको भी करना है। चौपाई छंद के लक्षण लिखकर उसका एक उदाहरण देना है। तो इसका भी लक्षण बताना है कि चौपाई छंद का लक्षण क्या होता है, उसका उदाहरण क्या होता है। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित लोकोक्ति और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना। किसी एक का, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, 3 मिलेंगे। 9 2 11 होना यानी भाग जाना होता है। वाक्य में प्रयोग करके हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिखा है। अंगारों पर पैर रखना का अर्थ होता है बड़े जोखिम का काम करना, और इसमें भी वाक्य प्रयोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैंने आपको जो है वाक्य प्रयोग ये दिया है। अध जल गगरी छलकत जाए, इसका भी अर्थ आपको लिखना है, जिसमें ज्ञान कम होता है वो दिखावा अधिक करता है। तो यहाँ पर भी वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। इसमें घ पाठ है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि लोगों से इस दुनिया से अलग अलग रहना, मतलब लोगों से या इस दुनिया से अलग थलग रहना। इसमें वाक्य प्रयोग है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक में निबंध लिखना है जिसमें वृक्ष धरा का आभूषण है,
मेरा प्रिय पर्व जो है वो कौन सा है, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। प्रदूषण की समस्या के ऊपर लिख सकते हैं। जीवन में खेल का महत्व है, उसके ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, एक करेंगे आपको 6 अंक मिलेंगे, तो एक ही करना होगा। ध्यान रखना, इसमें सभी में से केवल एक ही करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी एक पर जो है आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर वृक्ष धरा का आभूषण है, इसके बारे में हमने यहाँ पे दे दिया। इसमें भूमिका हो जाएगी वनों के प्रत्यक्ष लाभ क्या क्या हो सकते हैं, ये हम बता सकते हैं। उसके अलावा जो भी है, हम वनों से होने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से होते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे को डायरेक्ट मिलती हो, और एक जो है इनडायरेक्ट मिलती हो, वो बता सकते हैं। उपसंहार जरूर लिखेंगे ताकि आपका आंसर जो है कंप्लीट माना जाए, और यहाँ पे 6 अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा जो है मेरे प्रिय कवि के बारे में, मेरे प्रिय पर्व के बारे में आप लिख सकते हैं। अभी पर्वों का त्यौहार चल रहा है, तो यहाँ पर त्यौहार के बारे में आप बता सकते हैं। कोई भी त्यौहार उठा सकते हैं, और आपका जो कौन सा त्यौहार है उसके बारे में समझा सकते हैं। त्यौहार जो है उसके बारे में पहले आपको बता देना है, और उसके बाद जो है आप त्यौहार जो मनाते हैं उसकी जो है क्या प्रथा रही है, क्यों मनाते हैं ये बता सकते हैं, उसका महत्व क्या है ये बता देना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, और निष्कर्ष जो है या उपसंहार आप लिख करके खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे भी 6 अंक आपको प्राप्त होंगे। नेक्स्ट जो है प्रदूषण की समस्या, इसमें भूमिका क्या होती है ये समझाना है। प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं ये बताना है। प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, तो उन प्रकारों की व्याख्या थोड़ी थोड़ी कर देनी है, ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा आप जो है लिखेंगे। और उसके बाद जो है आप प्रदूषण रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, लास्ट में जो है उपसंहार क्या हो सकता है ये लिख देंगे। अगला जो है जीवन में खेल का महत्व क्या होता है, इसके ऊपर भूमिका लिख देंगे। खेलों के प्रति जो है बदली हमारी धारणा कैसी है ये बता देंगे। खेल और स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है ये बता देंगे। खेल और मानवीय मूल्य में क्या संबंध है इसको भी आप बता देंगे। खेलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी बता देंगे। और इसके बाद जो है खेल यश और धन प्राप्ति के साधन के रूप में जो है हम कैसे देखते हैं ये बता देंगे, और उपसंहार लेते हुए खत्म कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र जो है आपका हिंदी सामान्य का, प्रारंभिक हिंदी का, ये प्रश्न पत्र आपका कंप्लीट होता है। कंप्लीट सॉल्यूशन देखा आपने, सारे विषय के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको दे दिए गए हैं। सारे विषय आप जो है इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट दे सकते हैं, और सारे विषय को आप देख लेना। आपके 7 सेट जो है जारी किए जाते हैं, उन सेटों को आपको पढ़ना है, और ये 7 सेट्स जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं। इन 7 सेट को पढ़ लेना है आपको। 2024 एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे, और इन प्रश्नों को आप तैयार करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन हो सकता है। और यहाँ पर जो थंबनेल आ रही है, इन वीडियोस को आप देख करके अपने आप का जो है जायजा ले सकते हैं कि आप कितने प्रिपेयर हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।